नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए हमारी जो काव्य लेखन की जो बुक है उसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसकी एक कविता का पाठ किया था, वो थी अज्ञे की असाध्य वीणा का। तो आज हम नई कविता के साथ आए हैं, वो हैं नए कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो उनकी कविताओं का अध्ययन आज हम करेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत हैं, ये आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल में भी किस काल के, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ा था तो उसमें हमने जो काल बांट कर देखे थे इतिहास में, तो भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, फिर हमने एक पढ़ा था छायावाद युग, आपको याद होगा। तो छायावाद युग जो हमने किया था, तो छायावाद की जो आधार स्तंभ माने जाते हैं वो चार कवियों को माना जाता है। प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और महादेवी वर्मा को माना जाता है। तो इसमें मुख्य जो नाम आता है सुमित्रानंदन पंत का नाम आता है छायावाद के प्रमुख कवियों के रूप में। तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है और प्रकृति का मानवीकरण इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रकृति को बेहद ही नजदीक से इन्होंने देखा है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो अल्मोड़ा कसौनी गांव में हुआ है। तो ये स्वयं प्रकृति के इतने अधिक समीप रहे कि इनकी रचनाओं में वही कोमलता दर्शय होती है। तो हम इनकी कविता का पाठ करने से पहले इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत का। तो इनका जन्म होता है 1900 में और देहावसान है उनका 1970 में। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा के कसौनी गांव में हुआ है। बाल्यकाल में अल्मोड़ा के पर्वतीय सौंदर्य अवलोकन में उन्हें पर्याप्त अवसर मिला, शायद इसीलिए ही प्रकृति के प्रति उनका गहरा अनुराग प्रतीत होता है। बचपन से ही वे एकांत प्रिय और शांत प्रिय स्वभाव के थे। उन्होंने कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकराचार्य, गांधी, अरविंद शैली की आदि के साहित्य का गहन अध्ययन इन्होंने किया है। उनके कवि पर इस सभी का प्रभाव परिलक्षित होता है। 1921 में गांधी जी के आह्वान पर पंत जी ने अध्ययन छोड़ दिया था। 1916 में उनकी एक कविता प्रकाशित होती है, गिरजे का घंटा, और शायद यह उनकी पहली कविता थी, गिरजे का घंटा। तब वे मृत्यु पर्यंत काव्य सर्जना में लीन रहे। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, काव्य आलोचना भी लिखी है। परंतु पंत जी जो मूलतः कवि थे, क्योंकि इनका गद्य लेखन में अधिक महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, लिखा है तो वो इतना अधिक प्रभावशाली नहीं है जितना इनका पद्य लेखन में इनका योगदान मिलता है। इनकी जो कविताएं हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये 5 काव्य संग्रह इनके मिलते हैं। प्रकृति में जितने मनोरम चित्र इनकी कविताओं में पंत जी ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, संत शिखर, वाणी, पतझर, चितंबरा आदि काव्यों में कविताओं में पंत प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप में जाने जाते हैं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य जो इनकी कविताएं हैं, इसमें इनका प्रगतिवादी स्वर भी मुखरित हुआ है। अभावग्रस्त जनता के पक्ष में अपने काव्य का स्वर मुखरित करते हैं। लोकायतन और सत्य काम उनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। उनके अगर 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम आते हैं तो लोकायतन और सत्यकाम उनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। और लोकायतन महाकाव्य में वे अरविंद दर्शन को काव्य भक्ति देने का प्रयास करते हैं, किंतु इस महाकाव्य का चिंतन पक्ष जितना गंभीर और सघन है, कला पक्ष उनका उतना ही कमजोर है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे शब्दों और विचारों से कविता रच रहे हैं जो कि भाव शून्य है। कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य में वे प्रयोगशील प्रकृति के साथ अवतरित होते हैं। यहाँ भी उनकी कविताएं सायस्ता के कारण कमजोर ही हैं। विषय और शैली की दृष्टि से पंत जी की काव्य साधना सदैव प्रगतिशील रही है।
किंतु पंत जी की महत्ता कुछ छायावादी कवि के रूप में क्षुण्ण है और छायावाद युग में उन्होंने हिंदी कविता को नई अभिव्यक्ति भंगिमा प्रदान की थी। उनकी कविता गीतात्मकता अन्यतर दुर्लभ है, जैसी गीतात्मकता उनमें मिलती है वैसे ही शायद ही कहीं मिले। तो ये इनके परिचय को थोड़ा प्रश्न इसमें बनते हैं। छोटे प्रश्न जब आपके आते हैं तो इसी में से ही उठाए जाते हैं। इनकी कुछ रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं या इनकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं जो पूछी जाती हैं, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लें। आज हम इनकी कविता करने जा रहे हैं। वैसे जो सुमित्रानंदन पंत की जो कविताएं हैं वो 3 कविताएं आपके दी हुई हैं। एक तो है नौका विहार, एक तारा और मौन निमंत्रण। 3 कविताएं इनकी आपके सिलेबस में है। तो पहली हम कविता कर रहे हैं मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण में इसमें जो पंत का, सुमित्रानंदन पंत का एक रहस्यवादिता झलकती है। रहस्यवाद के दर्शन इसमें होते हैं। जब भी आपका कोई व्याख्या का प्रश्न आता है तो उसमें आप ये बात लिखेंगे कि मौन निमंत्रण में प्रकृतिवादी कविता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके साथ ही इसमें रहस्यवाद की झलक इसमें मिलती है। रहस्यवाद की आधार भूमि पर यह कविता लिखी गई है। कि रहस्यवाद क्या है कि अज्ञात के प्रति जब आप वार्तालाप करते हैं, ये देख रहे हैं किस प्रकार से सारी धरती है वो मौन है, वे उनसे जो इनका वार्तालाप जो कहलाता है वही रहस्यवाद है। इनकी कविता को शुरू करते हैं आज। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशु सा नादान विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। क्या कह रही हैं? चांदनी रात है, स्तब्ध यानी कि शांत है, बिल्कुल नीरव, कोई आवाज नहीं आ रही है। चांदनी रात है, ज्योत्सना होती है चांदनी रात में जब सारा संसार चकित रहता, शिशु सा नादान, चकित जैसे एक छोटा बच्चा ऐसे आंखें फाड़ कर देखता है, उसी प्रकार सारा संसार मौन है और चकित होकर कुछ ऐसे लग रहा है देख रहा हो। विश्व की पलकों पर सुकुमार, सारा विश्व सोता है, उसकी आंखों में सुंदर सुंदर स्वप्न, जो अनजान स्वप्न विचरण करते रहते हैं। तो मुझे लगता है, क्या लगता है कि इन नक्षत्रों से कौन, इन तारा जो तारागण है ऊपर, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो मुझे ना जाने ऐसा लगता है कि कोई निमंत्रण दे रहा है। सघन मेघों का भीमा आकाश गरजता है जब तमसाकार दीर्घ भरता, समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तड़प दड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। जब क्या है, विशाल आकार में सारे सघन जो बाल हैं, सघन सारे आकाश में काले मेघ हैं, जो बादल हैं वो गर्जना कर रहे हैं। सघन विशाल आकार के जो आकाश है उसमें गर्जना कौन कर रहे हैं? काले काले जो बादल हैं, तमसा आकार काले रंग के बादल हैं वो गरज रहे हैं। दीर्घ भरता समीर निश्वास, और लंबी लंबी ऐसे लग रहा है सांसें ले रहा है कौन? समीर है, जो बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। प्रखर झरती जब पावसधार, और वर्षा ऋतु की बरसात जब हो रही होती है, सारा संसार स्तब्ध है तब, न जाने तपक तड़ित में कौन। और ऐसा लगता है जब बादलों के बीच में बिजली जब चमकती है, गरजते हैं बादल, उसके बीच में जो बिजली का चमकना, तो मुझे इंगित करता सब मौन। तो ऐसा लगता है वो मुझे ही इंगित कर रहा है, मौन रूप में मुझे ही इंगित वो कर रहा है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है मधुमास, विधुर उर्के से मृत उद्गार, कुसुम जब खुले पड़ते सोचवास, न जाने सौरभ के मिसकौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। देख वसुधा, जब सारी धरती पर वसंत छाया हुआ है। देख वसुधा का यौवन भार, वसुधा का यौवन भार कब आता है? वसंत ऋतु में सब कुछ हरा भरा हो जाता है, इतना सुंदर जो वातावरण यहाँ का दिखने लग जाता है धरती का। गूंज उठता है मधुमास,
तब सारा बसंत है मधुमास वो गूंज उठता है, सारे पक्षी चहचहाते हैं, भंवरे गुंजार करते हैं, विदुर उड़के से मृदु उद्गार, तब दुखी हृदय से जो मीठे मीठे उद्गारों के समान कुसुम जब खुले पड़ते सो श्वास। बसंती मौसम की प्रसन्नता से सब कुछ खिल जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है न जाने सौरभ के मिसकौन, और मुझे इस सुंदर सुगंध के बहाने न जाने संदेश भेजता मुझको मौन, और मुझे ऐसा कौन संदेश भेज रहा है। शुद्ध जल शिखरों को जब बात सिंधु में मथकर फैनाकार बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिखरा देता अज्ञात, तब लहरों से कर मौन न जाने मुझे बुलाता मौन। तब शुद्ध जब जल क्षुब्ध हो जाता है बिल्कुल, शिखरों से वो बात करता है, जल खिलता है, सिंधु में मथकर फैनाकार ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं सागर में, बुलबुलों का व्याकुल संसार और पानी पर बुलबुले ही बुलबुले आ जाते हैं, बना बिखरा देता अज्ञात, और सारे कभी बनते हैं बिगड़ते हैं उसमें। उठा तब लहरों से कौन न जाने, तब लहरों से कौन उठकर हाथ देखकर मुझे बुला रहा है मौन रूप में। तुमुल तब में जब एकाकार ऊंघता एक साथ संसार, भिरु झुंगर कुल की झनकार, कंपा देती तंद्रा के नाद, न जाने खग्योतों से कौन मुझे पद दिखलाता मौन। घने अंधकार में, तुमुल होता है घना अंधकार, तुमुलतम घना अंधकार, घने अंधकार में सारा संसार एकाकार हो जाता है, ऊंघता एक साथ संसार, सारा संसार एक साथ ऊंघ रहा है, यानी कि वो निद्रा में ही व्यस्त है। भिरु झुंगर कुल की झंकार, डरे हुए जुगनुओं, यानी कि एक भिरु डरे हुए जो जुगनू हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनकी झंकार दिखाई देती है, कंपा देती तंद्रा के नाद, और उनके जो आवाजें आती हैं जुगनुओं की वो नींद के तारों को हिला देती हैं, नींद को थोड़ा खराब करती हैं, उस लय को वो तोड़ देती हैं। तब न जाने खग्योतों में से कौन, तो मुझे लगता है इन जो तारा रूपी जो खग्योत हैं उनमें मुझे पथ दिखलाता तब मौन, तो मुझे कोई पथ दिखलाता है, वो कौन है। कनक छाया में जब की साकाल खोलती कलिका, उड़के द्वार सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृक मौन। जब स्वर्णिम भोर के समय, सुबह के समय, कनक छाया में जब सकाल, स्वर्णिम भोर के समय में जब कल्पित अपने द्वार खोलती है, जब कलियां अपने द्वारों को खोल रही हैं हृदय के, यानी कि सारे फूल खिल रहे हैं, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल उसी खुशबू से जो भंवरे हैं वो तड़प कर गुंजार कर रहे हैं, तब न जाने ढुलक ओस में कौन, तब वहां से जब वो फूल खिलते हैं ओस की बूंदें हैं वो ढुलक रही हैं, तब मेरे नेत्रों को कौन मुझे खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य शैया में शर्मित अपार, जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग में मौन। बिछा कार्यों का गुरु भार, सारे दिन कार्यों में हम लगे रहते हैं, तो कार्यों का भार छुटाकर दिवस को दे स्वर्ण अवसान, और पूरा कार्य समाप्त करके जब दिन का स्वर्णिम अवसान होता है, शून्य स्वा में श्रमित अपार, तो शून्य शैया है जो हमारी वो श्रमित अपार थकावट को दूर करता है। जुड़ता जब मैं आकुल प्राण, तो मैं शैया पर लेटता हूँ अपनी थकावट को दूर करने के लिए, तब न जाने स्वप्न में कौन, और मुझे स्वप्न में आकर फिराता छाया जग में कौन, और पूरे जग में मुझे स्वप्न के बहाने पूरे जग में ना जाने मुझे मौन रूप में कौन घुमाता रहता है। न जाने कौन अये धूतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम कौन, कि हे प्रकाश में तुम कौन हो। न जाने कौन अये धूतिमान, अरे तुम कौन हो धूतिमान, हे प्रकाशमान तुम कौन हो, जान मुझको, मुझे क्या समझो तुम अबोध, मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, मैं बिल्कुल अबोध हूँ, मुझे बिल्कुल ही बच्चे के समान है मेरा मन, सुझाते हो तुम पथ अनजान, लेकिन मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, अनजान हूँ,
लेकिन तुम मुझे कौन हो जो मेरा मुझसे जब कुछ गलती होती है, जो मैं कुछ नहीं जानता, तो मेरा तुम पथ सुझा देते हो, फूंक देते छिद्रों में ज्ञान, और मेरी कानों में तुम बात जो सही ज्ञान की बात है वो कह डालते हो। अचानक से मुझे ये कौन सुझा देता है, तुम कौन हो? मेरे आए सुख दुख के सहस्त्र मौन, और मुझे सुख और दुख में अपने आप जो संबल प्रदान करता है कि तुम कौन हो। नहीं कह सकता कि तुम कौन हो, मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर तुम कौन हो जो मेरे हर पथ में साथी बनकर तुम रहते हो। ये तो हुई इनकी एक कविता है मौन निमंत्रण। तो उनकी एक अगली कविता है एक तारा। तो एक तारा इनकी वैसे शुक्र तारा पे है, तारों को ही इनमें संबोधित किया गया है। हालांकि ये कविता आपकी पूरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ी करते हैं इसको। एक तारा कविता है पंत जी की, दूसरी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत, पत्रों में आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर, जो वीणा के तारों का स्वर। नीरव संध्या थोड़ी शांत है, बिल्कुल शांत है। नीरव होता है शांत, थोड़ी सी भी आवाज कहीं से नहीं आ रही है, और संध्या हो गई है। संध्या में प्रशांत, नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत, और इस संध्या के समय सारा जो गांव है वो बिल्कुल ही शांत हो गया है। पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर, जो वीणा के तारों का स्वर। और जो पत्ते हैं वो शाम के समय झुक जाते हैं। पत्रों पर आनत, सारा पत्रों पर झुक गया है। अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर, जो दिन में सारा दिन पत्तों की करमराहट रहती है, वो शाम को, शाम होते होते वो सारा वन की जो मरमर है उन पत्तों पर सो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि वीणा को बजा देने से उसको हम छोड़ देते हैं, बजना उसका बंद हो जाता है। उसी प्रकार से ये संध्या सारे वन की जो मरमर है वो सो गई है। खग कुंजन भी हो रहा लीन, निर्जन गोपथ अब धूलिहीन, दूसर भुजंग सा जीर्णशीन। खग कुंजन भी हो रहा लीन, जो पक्षी चहचहा रहे थे, बोल रहे थे, अब वो भी लीन हो गए हैं, अपने अपने घोंसलों में वो चले गए हैं। निर्जन गोपथ अब धूलिहीन, और जो गोपथ किसको कहते हैं? जो शाम को जब पशु घर आते हैं, गैया जब कहीं से चर के घर आती थी तो एक धूल उठती थी, बहुत अधिक धूल उठती थी। तो वहां पर भी अब संध्या के समय क्या हो गया है, सारे गाय हैं वो घर आ गई हैं, गो घर आ गए हैं, और जो धूली है वो भी निर्जन है, वहां पर अब कुछ भी धूली नहीं आ रही है। दूसर भुजंग सा जिन, और दूसर क्या है? भुजंग, सांप जैसा बिल्कुल धूसर रंग का कुछ भी वहां नहीं है, सब कुछ क्षीण बढ़ गया है। जिंगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशांति हो रहा चीर, संध्या प्रशांति को कर गंभीर। जिंगुर जो रात को आवाज आती है, टिड्डी जिनको बोलते हैं, उनके जो तीखे तीखे स्वर हैं, केवल प्रशांति हो रहा चीर, और वो जो शांत जो वातावरण है उनकी तीखी आवाज इस शांत वातावरण को काट रहा है। संध्या प्रशांति को गंभीर, और जो शांति है उसको और भी अधिक गंभीर बना रही है। इस महाशांति का उदार चिर आकांक्षा की तीक्ष्ण धार, जो भेद रही है आर पार, अब हुआ सांध्य स्वर्ण आभलीम, सब वर्ण वस्तु विश्वहीन। जो भेद रही है उसकी जो तीखी तीखी आवाजें आ रही थी टिड्डियों की, वो लीन रही है। अब सारा कुछ क्या हो गया, लाली इसकी छिप गई है। संध्या की जो लाली थी, छिपने का जो समय था, वो सूर्यास्त जब हो रहा था, जो लाली जो दिखाई देती है आकाश में, वो सारी छिप गई है बिल्कुल, और संध्या हो गई है। सब वर्ण वस्तु से विषयहीन, ऐसा लगता है कि सारा जो विषय है, वस्तु और वर्ण, यानी कि यहाँ पर कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही, और न ही यहाँ पर कोई रंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि शाम होने से सारे जो रंग हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो गए हैं। अंधेरा हो गया है, थोड़ा अंधेरा हो, शाम हो रही है, इस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कविता को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी कविता को हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।